हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बैटल ऑफ बक्सर। ओके, बैटल ऑफ प्लासी तक हम लोग देख चुके थे और आज के वीडियोस में हम लोग बैटल ऑफ बक्सर के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए, मीर कासिम के नवाब बनने के बाद क्या होता है कि 1760 टू 63 जब वो नवाब बनते हैं तो बनने के बाद वो तीन और डिस्ट्रिक्ट्स, जो तीन और जगह होते हैं वो बंगाल के, वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर्स को दे देते हैं, जैसे कि बुर्दवाना, मिदनापुर और चितगांव। ठीक है, तो जो अंग्रेज़ों के पास मीर जाफ़र के द्वारा दिया गया 24 परगना रहता है जहाँ पे उस पर ज़मींदारी राइट्स होते हैं, उसके अलावा और तीन, अगेन आई एम रिपीटिंग, बुर्दवाना, मिदनापुर और चितगांव, तीन और ज़मींदारी राइट्स दे दिया जाता है ब्रिटिशर्स को। इसके कारण क्या होता है कि उनके पास जो रिवेन्यू का कलेक्शन होता है और बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ से उनको as they become zamindar, so they have the right to collect the taxes from those places, so their source of income increases. Okay, and this will further lead to the increase in the drain of wealth. Okay, the decrease in prosperity of the Bengal and increase of the prosperity of the Europeans because of our wealth of our country. Okay, so उसके बाद वो कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। ओके, और वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सके, लेकिन ब्रिटिश को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। एंड दे मीर कासिम हैड द बैटल विथ ब्रिटिशर्स एंड इन विच ही वाज डिफीटेड, एंड आफ्टर दैट ही फ्लू फ्रॉम हिज टेरिटरी टू द अवध टू द नवाब ऑफ द अवध। ओके, सुजाउद्दौला। एंड after that Britisher again appointed Mir Jafar as the Nawab of the बंगाल एंड डेफिनेटली ही वाज एन पपेट नवाब। ओके, तो उसके बाद मीर जाफ़र जब नवाब बन जाते हैं तो ये कई बार एग्ज़ाम में ये सवाल आता है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो उस टाइम बंगाल के नवाब कौन थे। ठीक है, तो भले बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम फाइट कर रहे थे, लेकिन उस टाइम नवाब मीर जाफ़र ही थे। मीर कासिम अपने जो इंसल्ट वगैरह होता है वो उसका बदला ले रहे होते हैं। ठीक है, तो मीर कासिम जब वो चले जाते हैं नवाब के पास, नवाब अवध सुजाउद्दौला के पास, और वहाँ पे क्या होता है कि शाह आलम सेकेंड भी रहते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली से भगा दिया गया रहता है, तो वहीं पे वो रिफ्यूज़ लिए होते हैं। ठीक है, तो शाह आलम सेकेंड विच ही वाज अ मुगल एम्पेरर, और ये सुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड मीर कासिम। ओके, थ्री ऑफ देम ट्राई टू मेक अ try to put their combined effort to defeat the Britisher and to थ्रो द ब्रिटिशर फ्रॉम द बंगाल। ओके, तीनों चाहते हैं कि ब्रिटिशर को बंगाल से बाहर फेंका जाए, है ना, तो वो तीनों एफर्ट लगाते हैं इसको लेकर के। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है कि तीनों एफर्ट लगाते हैं और तीनों जो है सो फाइनली बैटल ऑफ बक्सर फाइट करते हैं। और इसमें अगर हम लोग आर्मी का बात करेंगे तो आर्मी में काफ़ी डिफरेंसेस रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो तीनों रहते हैं, तीनों का कंबाइंड आर्मी अप्रोक्स 35 टू 14,000 तक सोल्जर होते हैं। वहीं पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके मात्र 7,000 टू 8,000 सोल्जर्स होते हैं। इतना बड़ा डिफरेंसेस होता है आर्मी के बीच में। इंस्पाइट ऑफ दैट बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ तीनों के कंबाइंड आर्मी को हरा देते हैं। रीज़न ये होता है कि उनके पास जो आर्म्स और एम्यूनेशन होता है, जो गन्स वो यूज़ करते हैं ब्रिटिशर, दे वेर मच मोर एडवांस विथ रिस्पेक्ट टू दैट टाइम। एंड ये तीनों के तीनों तीनों रहते हैं, मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकेंड, देयर आर्मी वेर नॉट able to compete with the strength and power of the Britisher. Okay, and after that they were more disciplined, more trained with respect to those modern techniques at that time. Okay, तो in this way क्या होता है कि तीनों के तीनों हार जाते हैं। ठीक है, और मीर कासिम बिकम नवाब 76 after replacing मीर जाफर। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस ऑल थिंग। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक रीज़न और भी होता है इन दोनों के फाइट के बीच में, वो ये होता है कि बैटल ऑफ बक्सर के पीछे एक और रीज़न ये होता है कि जैसे कि जो हम लोग फारूक सियार होते हैं 1717 में, वो रॉयल फरमान देते हैं ब्रिटिशर को, मतलब दस्तक देते हैं जिसके तहत वो बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते होते हैं। ठीक है, और फ्री ट्रेड के साथ साथ यहाँ तक कि फारूक सियार जो है सो उनको कॉइन मिंट करने का भी राइट्स दे देता है, जो कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये मिस्टेक रहा होगा मुगल्स के द्वारा कि वो खुद का अपना करेंसी प्रिंट कर सकते थे और फ्री ट्रेड का तो उनको दे ही दिया था। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ था कि जो मीर कासिम होते हैं वो
कोशिश करते हैं कि जो दस्तक उनको मिलता है, जो कि ड्यूटी फ्री पासेज होता है ईस्ट इंडियन कंपनी को, वो वहाँ के ऑफिशियल यूज़ नहीं करें। और वहाँ के जो ब्रिटिशर ऑफिशियल्स होते हैं, जो ईस्ट इंडियन कंपनी के को जो मिला रहता है दस्तक, फ्री ड्यूटी फ्री पासेज, उसका वो मिसयूज़ करके वो भी बिना रेवेन्यू पे किए हुए अपना पर्सनल ट्रेड करते हैं। तो मीर कासिम को इस बात से आपत्ति होता है कि देख भाई, तेरे ऐसा करने से मेरे को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है ना। ये जो मुग़ल एम्पायर के द्वारा आपको मिला है दस्तक, ड्यूटी फ्री पासेज, केवल ईस्ट इंडियन कंपनी को मिला है, ना कि यहाँ के जो प्राइवेट जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके प्राइवेट ट्रेड के लिए हुआ है, ठीक है। और ये तो एक रीज़न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये रीज़न होता है कि मीर कासिम चाहते हैं कि अपने लोगों के लिए डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो इंटरनल ड्यूटीज़ रहता है ना, वो उसको एबोलिश कर देते हैं, मतलब इंडियन ट्रेडर्स को लेकर के। तो इंटरनल ड्यूटीज़ जो इंडियन मर्चेंट होते थे या जो भी ट्रेडर्स होते थे, उनको जो पे करना होता था to export their goods to sell in other European markets or anywhere in the world, so they need to pay the internal duties, okay। तो मीर कासिम ने उसको एबोलिश कर दिया। इसके कारण क्या होता था कि जो फ़ायदा फ्री ट्रेड के कारण उनके जो प्राइसेस होते थे ब्रिटिशर्स के गुड्स के, जो उनके प्राइसेस कम रहते थे, क्योंकि अगर कोई 10 रुपये का सामान है और वो ड्यूटी फ्री है, मतलब उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, तो वो 10 रुपया में ही भारत से निकल गया। और जो उनको एक्सपोर्ट करने में जो खर्च लगा, आप उसको जोड़ लीजिए, वो तो दोनों के लिए सेम ही होगा। और यूरोपियन मार्केट जाने के बाद अगर वो 12 रुपये में मिलता था यूरोपियंस गुड्स, वहीं पे जो इंडियंस मर्चेंट के जो गुड्स होते थे, अगर वो 10 रुपये में ये मैन्युफैक्चर हुआ है, तो उसको इंटरनल ड्यूटीज़ अगर मान लीजिए 2 रुपया देना पड़ा, और फिर अगर मान लीजिए 2 रुपया उसको एक्सपोर्ट करने में खर्च लग गया, तो वो 14 रुपये का हो जाता था सेम गुड्स। और वहीं पे जो यूरोपियंस होते थे उनका 12 रुपये का होता था, एज फॉर एग्जांपल। सो जो कॉमन पीपल होंगे वो definitely they will move to buy the goods which is available at 12 rupees, the same goods। सो इसके कारण क्या होता था कि जो इंडियन गुड्स होते थे वो कम्पीट नहीं कर पाते थे, और धीरे धीरे जो इंडियन मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उनको लॉस होने लगा। इसलिए मीर कासिम ने जो इंटरनल ड्यूटीज थे उसको एबोलिश कर दिया, ताकि जो इंडियन मर्चेंट्स हैं और जो यूरोपियन मर्चेंट है, दोनों इक्वल फुटिंग पे आकर के ट्रेड कर सके। और अंग्रेज़ को इस बात से बहुत दिक्कत था कि इस तरीके के डिसीजन से हमारा जो प्रॉफिट का मार्जिन है और जो मार्केट में कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और हमें इसका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसके कारण अंग्रेज़ ने मीर कासिम को वहाँ से एक तो युद्ध में हराया भी, और मतलब द रीज़न ऑफ द रिवॉल्ट बिटवीन मीर कासिम एंड द ब्रिटिशर्स, एंड to remove him from the post of the Nawab, okay। These were the important reason that we need to consider in our mind। इसके अलावा जो ये तो हम लोग देख लिए, ठीक है। और फाइनली 1764 में ये हमारा फाइट होता है जिसमें ये ट्रिपल अलायंस होते हैं। और इम्पॉर्टेंट डेट ये है कि जो बैटल ऑफ बक्सर होता है उसका डेट होता है 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। और बक्सर एक जगह है जो कि गंगा नदी के तट पे बिहार में ही है, हम लोग पता ही है बिहार में हम लोग, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी होती है उसके जो कमांडर होते हैं हेक्टर मुनरो, ठीक है। हेक्टर मुनरो ही फाइट करते रहता है, कई बार एग्जाम में ही आ जाता है, ठीक है। और हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारे सोल्जर्स में डिफरेंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट ये ट्रिपल अलायंस होता है वो हार जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैटल, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होता है कि जो ब्रिटिश के सुप्रीमेसी होते हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। जहाँ पे बैटल ऑफ, अगर हम लोग प्लासी की बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी में जो मीर सिराजुद्दौला होता है, ठीक है, वो हमारा फाइट के द्वारा, ना कि वो डिप्लोमेसी और कॉन्स्पिरेसी के तहत हारता है, ठीक है। तो वो इस चीज़ का शिकार होता है। लेकिन वहीं पे बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ अपने मिलिट्री सुप्रीमेसी को प्रूव कर देते हैं, और तीन इंडियन रूलर्स के कंबाइंड एफर्ट होने के बावजूद भी, और डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ बिग डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द आर्मी, they easily defeated the triple alliance of the all the Salam II and सुजाउद्दौला एंड मीर कासिम, ओके। तो इनकी जो कंबाइंड एफर्ट होते हैं उसको ये तीनों हरा देते हैं। तो इस बात से ये तो प्रूफ हो जाता है कि जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है ईस्ट इंडियन कंपनी की,
उसका इंडियन सोल्जर के पास कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और उनको फर्दर एक्सपेंड करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जिसको हम लोग विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होता है कि जबकि तीनों हार के जाते हैं तो सबसे पहले आते हैं हमारे शाह आलम सेकेंड, क्योंकि वो मुग़ल एम्पायर होते हैं तो उनको थोड़ा इज्जत तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनका तो उस टाइम भी, उस समय तक भी क्या था कि इस देश में मान सम्मान मुगल्स का तो था, क्योंकि वो मुगल्स के वंशज थे। तो भले वो चाहे कितने भी गिरे हुए हों लेटर मुग़ल जो भी थे, उनको उनके जो कारनामे हैं वो जग जाहिर था, लेकिन तभी भी उस वक्त तक भी उनका क्या था कि जो मुगल्स के जो पैठ था भारत में, जो उनका मान सम्मान था, वो तब तक भी बना हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे शाह आलम। तो शाह आलम को क्या किया जाता है कि 26 लाख रुपए का एनुअल पेंशन दे दिया जाता है, और उनको जो है सो कोरा और इलाहाबाद जो एरियाज़ होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे रिटेन करो, ये आपसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो 26 लाख के एनुअल पेंशन के साथ उनको बैठा दिया जाता है, ठीक है। इसके बदले में शाह आलम सेकेंड क्या करते हैं, जो बहुत बड़ा गलती होता है, वो दीवानी राइट्स दे देते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ठीक है, कंपनी को। इसका मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स बिहार, बंगाल और उड़ीसा का उनको मिल जाता है। पहले उनके पास मात्र 24 परगना मीर जाफ़र के द्वारा, फिर मीर कासिम के द्वारा बुर्जवाना, मिदनापुर और चितगोंग का मिलता है ज़मींदारी राइट्स, और यहाँ पे शाह आलम द्वितीय के द्वारा पूरा का पूरा बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों उनको दे दिया जाता है राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू। और फाइनली इसके बाद जो उनके पास जो इनकम की जो सोर्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और उनको यूरोपियन से आने वाले पैसों के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता, बिकॉज दे वर एबल टू गेन enough amount of revenue from this areas to manage their expenses and to increase their imperialist mission। ओके, यहाँ तक हम लोग देख लिया। इसके अलावा मीर कासिम तो एग्जाइल हो जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना। और ब्रिटिश क्या करता है कि मुर्शिदाबाद में एक रेसिडेंट को पोस्ट कर देता है, ठीक है। और नवाब शुजाउद्दौला जो होते हैं वो 5 मिलियन वार इंडिमनिटी पे करते हैं इसको, अंग्रेज़ों को, और वो ब्रिटिश के साथ अलायंस में चले जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डुअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक तरफ जो दीवानी राइट्स होता है वो अंग्रेज़ों के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के पास होती है, और वहीं पे जो नॉर्मल पॉलिटिकल डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा वहाँ के नवाब के पास होता है। तो जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए नवाब रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन उसके पास कोई रिवेन्यू का सोर्स नहीं होता, और जो सारा कैश वगैरह कलेक्शन होता है वो अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम लोग उसको डुअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि दोनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 लोगों के पास होती है और कोई उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था बैटल ऑफ बक्सर का, ठीक है। और बिगिनिंग ऑफ डुअल गवर्नमेंट शुरू हो जाता है 1765 से 72 तक चलता है। फिर बाद में इसको वारेन हेस्टिंग आकर के जो है सो इसको एबोलिश कर देते हैं, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर के साथ ही जो मुगल्स के जो अथॉरिटी होते हैं, चूँकि शाह आलम खुद पेंशन पे चले जाते हैं तो उनका वो जो रुतबा होता है वो ख़त्म हो जाता है, और मुगल्स के जो प्रेस्टीज होते हैं उनका भी अंत हो जाता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आता है, व्हाट वाज द बैटल ऑफ बक्सर मोर इम्पोर्टेंट दैन बैटल ऑफ प्लासी। डेफिनेटली, बिकॉज बैटल ऑफ बक्सर में उनको 3 जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो दीवानी राइट्स होता है वो मिल जाता है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और बैटल ऑफ प्लासी जो है सो डिप्लोमेसी कॉन्स्पिरेसी के तहत जीता जाता है, वहीं पे बैटल ऑफ बक्सर मिलिट्री स्ट्रेंथ के द्वारा जीता जाता है। और ये बैटल ऑफ प्लासी कंपनी के इन्फ्लुएंस को इस्टेब्लिश करता है, और ये कंपनी के सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को ये इवेंट होता है। प्लेस होता है हमारा बक्सर। कमांडर होते हैं हेक्टर मुनरो। ट्रिपल लाइन्स होता है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड का। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ ये ख़त्म होता है, और दीवानी राइट 1765 में दे दिया जाता है इस ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को, ठीक है। We have seen all these things, okay, and finally I'm going to wind up the sessions. Thanks you for listening. Hope you like this. Bye.